मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर बीते 2 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन युवाओं पर भारी पड़ रहा है। 30 से 35 साल की उम्र के युवा भी कोरोना के गंभीर संक्रमण के कारण आईसीयू में पहुंच रहे हैं। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि अब भी ज्यादातर मौत के मामले बुजुर्गों और 50 से अधिक उम्र के लोगों में ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो दूसरी ओर कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने हर किसी को मुश्किल में डाल दिया है। सरकार प्रशासन रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हम इन सब बातों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मौजूदा हालात में ये बात कोरोना को लेकर एकदम सही साबित हो रही है। देश में आई कोरोना की दूसरी लहर आवाम से लेकर हुक्मरान तक सबकी परेशानी का सबब बन गई है। देश में कोरोना वायरस की लगाम इतनी बेलगाम हो गई है कि हर तरफ मातम पसरा नजर आ रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक नई चुनौती जिंदगी के सामने सवाल बनकर खड़ी हो गई है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन के अब रोज नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। पहली लहर का कोरोना फेफड़े को करीब 10 दिन में संक्रमित करता था, तो वहीं दूसरी लहर का कोरोना वायरस फेफड़ों पर तेजी से हमला कर रहा है। जाहिर है इस बार संक्रमण दर भी 3 गुना बढ़ी है। दूसरी लहर में कोरोना के इन बदलावों ने सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन इस बार वायरल बुखार, पेट दर्द, डायरिया, अपच, गैस, उल्टी, दस्त, भूख न लगना, बदन दर्द और एसिडिटी जैसे लक्षणों के साथ आया था। लेकिन संक्रमण बढ़ने के बाद अब कोरोना के कुछ और लक्षण भी सामने आ गए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण: बुखार, सूखी खांसी, गंध और स्वाद नहीं आना, थकान, भूख में कमी, सिर दर्द, दस्त, कंफ्यूजन, मांसपेशियों में दर्द, आंखों का लाल होना, सीने में दर्द जैसे कई लक्षण सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना का नया स्ट्रेन आंख कान पर भी बुरा असर डाल रहा है। अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को देखने और सुनने में परेशानी बढ़ गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोरोना वायरस का ये बदलाव सचमुच खतरे की घंटी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती महामारी में कैसे महफूज हो जान हमारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि लापरवाही को छोड़कर हमें सावधानी बरतनी होगी। कोरोना नियमों का पालन करना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। हमारी जागरूकता ही इस बीमारी से हमें बचा सकती है। इसलिए हम इस रिपोर्ट के जरिए आपसे अपील करते हैं कि अपनी और अपनों की जान को जोखिम में न डालें। मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, जितना हो सके भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इन नियमों का पालन करके ही कोरोना के कहर से बचा जा सकता है, क्योंकि नए स्ट्रेन का संकट बड़ा भारी है। अपनी और अपनों की जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम कह रहे हैं, संकट की इस घड़ी में सावधानी जरूरी है। जिंदगी की उम्मीद 2 गज की दूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी।
तो बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये स्ट्रेन इतना खतरनाक कैसे है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार कोई भी नहीं बच रहा है। सबसे बुजुर्गों तक तो ये संक्रमण पहुंच ही रहा है, लेकिन 30 से 35 साल के जो उम्र के यंगस्टर है वहां भी पहुंच रहा है, नवजात बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कितना खतरनाक है स्ट्रेन, क्या हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है, कितनी लापरवाही हम बरत रहे हैं, क्या जरूरत है, इन तमाम बातों के लिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ चुके हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दीपक गंगवार, बाल रोग विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान आपसे ही सवाल लेती हूँ कि कितना खतरनाक स्ट्रेन है सर ये, क्योंकि देख रहे हैं कि अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सावधानी जो बरत रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कैसा स्ट्रेन है ये? स्ट्रेन बदलना यानी म्यूटेशन होना वायरस की एक नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक प्रकृति है, ये होगा ही। लेकिन खास करके यूके स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन, और अब जो इंडिया का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसको 484Q L452 कहा गया, इनमें इन्फेक्ट करने की, संक्रमण करने की क्षमता ज्यादा है पुराने स्ट्रेन के मामले में। मतलब स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन होता है और यंग बच्चे, यंग जनरेशन और जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी चीज नहीं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। बचने का तरीका अभी भी वही है, मास्क, हाथ धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग हर जगह से बचने। लक्षण जरूर कुछ नए आए हैं, पुराने लक्षण के ऊपर टॉप अप हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट सेम रहा है जैसे पहले मैनेज करते थे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को। तो बचना क्यों जरूरी है? पहले जो अति गंभीर या वृद्ध लोग होते थे उनमें संक्रमण या जानलेवा का रूप ले रही थी बीमारी। अब यंगस्टर्स में भी, क्योंकि यंगस्टर्स वैक्सीनेटेड भी नहीं है, ट्रेवल भी कर रहे हैं और वायरस का इन्फेक्टिव पावर ज्यादा है, इसलिए लोग बहुत चपेट में आ रहे हैं। तो बचाव ही एकमात्र साधन है कि आज तक कोरोना का सटीक इलाज नहीं तय हुआ है, इसलिए इलाज की बात ना करें, बचने की बात। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यही उपाय है, आपको खुद सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन डॉक्टर दीपक, अब बहुत चिंता की बात यह है कि आप पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये संक्रमित कर रहा है। और कई हमने ऐसी खबरें देखी हैं, कई बार कई हॉस्पिटल से ऐसी बात सामने आ रही है, नवजात जो बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए क्या केयर करने की ज़रूरत है, कैसे पेरेंट्स संभालें और कैसे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए, बच्चों के साथ एक स्वाभाविक बात तो होती है कि बच्चों को बहुत देर तक उन्हें मास्क पहना के नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। उनके लिए तो उसके लिए हमें कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। वो एनवायरनमेंट ये है कि हम स्वयं को घर में आइसोलेट करने का प्रयास करें। जब बाहर जाएं, क्योंकि बच्चों को हम घर में तो रख सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटे बच्चे मास्क पहन के नहीं रह सकते, छोटे बच्चे हमेशा हाथ नहीं धो सकते। तो ये सब एक स्वाभाविक परेशानियां हैं जिनको देखते हुए हमें सबसे ज्यादा समस्या यही रहती है, जो घर में जो बच्चों की परवरिश कर रही हैं, खासकर जो महिलाएं हैं हमारे परिवार में, जो जिनसे बच्चे ज्यादा अटैच रहते हैं जी, वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे इधर उधर खेलने इस समय ना जाएं, अपने घर में रहें, घर की चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट रखें। और जब भी घर से बाहर बड़े लोग जाएं या कोई भी अन्य व्यक्ति जब बाहर जाए और उस समय आए तो पहले अपना ख्याल रखे और आने के बाद जो है, आने पर अपने को पूरी तरह सैनिटाइज करके घर में प्रवेश करें, जिससे कि हम अपने घर को, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे तभी बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा बच्चों को ये कह के सुरक्षित रखना कि बेटा मास्क पहन लो, इट इज नॉट पॉसिबल। वो थोड़ी देर के बाद मास्क उतार देगा, उसे कंफर्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो और छोटे बच्चों में लक्षण आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। कई बच्चे बहुत तेज बुखार के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं जी। कई बच्चे जो हैं उन्हें कफ शुरू हो जाता है, खांसी शुरू रहती है, कुछ को सीने में परेशानी होती है, तेज दिक्कतें होने लगती हैं। डॉक्टर दीपक, क्या ऐसा है कि अगर बच्चों में भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये फ्लू कहा जाता है कि सर्दी जुकाम लगा रहता है बच्चों में ज़्यादातर, तो क्या अगर थोड़े से ही लक्षण दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा बुखार आ रहा है या फिर सर्दी जुकाम या फिर खांसी, तो क्या तुरंत टेस्ट करा लेना बेहतर विकल्प है? देखिए,
बीमारियां कोविड के अलावा भी बहुत होती हैं, लेकिन तुरंत टेस्ट कराने की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि जितनी जल्दी हम उस चीज को टेस्ट करवा सकेंगे, इतनी जल्दी हम उसे क्लियर हो सकेंगे और जितना मैनेजमेंट भी उसी तरीके से पहले हो सकेगा। अर्ली मैनेजमेंट जो होता है उससे, जिसमें हमने अर्ली मैनेजमेंट में पहले तो आइसोलेशन और दवाइयां तो बहुत सीमित हैं, लेकिन आइसोलेशन और जो सपोर्टिव केयर है वही हमारा मेन लाइन ट्रीटमेंट है अभी जी। तो इसलिए प्रयास यही रहना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हमें टेस्ट करा के आगे बढ़ना चाहिए। कई बार आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट बच्चों में देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार पॉजिटिव नहीं आ पाता है, बच्चों में सैंपलिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, जिस तरीके से आरटीपीसीआर की बात की है डॉक्टर दीपक ने, ये भी बात सामने आ रही है कि अभी ये जो नया स्ट्रेन है इसमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कई बार आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो वैसे ही बने हुए हैं, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये किस तरह से हम इसको बहुत पहचानें, क्योंकि एक फ्लू भी कहा जा रहा है, कई लोगों को सर्दी जुकाम है तो वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हमें एहतियात के तौर पर पहला कदम उठाना चाहिए? जी, संजोग बस ऐसा है, मार्च अप्रैल का महीना जिसमें एलर्जेंस पॉलेंस भी काफी होते हैं और सीजनल फ्लू का एक आउटब्रेक का सीजन होता है, तो उससे मैच तो जरूर कर रहा है। पहले 48 घंटे में घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके लक्षण आ रहे हैं, लक्षण में 2 तरीके के लक्षण ज्यादा है, फेफड़े के लक्षण जिसमें खांसी, सर्दी या सांस का फूलना, या जीआई सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं डायरिया, वॉमिटिंग या पेट में दर्द होना, ये कॉमन है। इसके अलावे जो डायग्नोस्टिक लक्षण ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक है, स्मेल का चला जाना या स्वाद का नहीं पहचान में आना, ये 2 लक्षण हम ऑलमोस्ट मानते हैं कि कोरोना के ही लक्षण हैं। इसके अलावा आंख लाल होना जिसको आमतौर पर कंजंक्टिवाइटिस, अगर ये लक्षण हैं और आपने जांच के लिए दिया तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि आरटीपीसीआर मतलब टेस्ट नेगेटिव लेकिन आप पॉजिटिव, इंसान पॉजिटिव है। इसका क्यों ऐसा हुआ? डबल म्यूटेंट वायरस में थ्रोट में जो वायरस चिपक जाता था, जहां सैंपल लिया जाता है, ये सैंपल में वायरस का लोड नहीं दिखा, लेकिन वायरस लंग्स में पहुंच चुका है। और सीटी स्कैन करने पे ऐसे रोगियों का कोरेड 5 एक रीडिंग है जिसपे लिखा था कोरेड 5, मतलब ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कोरोना वायरस से लंग की इंजरी हो रही है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स जो लक्षण है और इमेजिंग मिला के अगर टेस्ट नेगेटिव है तो कंसीडर इट एज कोरोना अनलेस प्रूव अदरवाइज। जी, मतलब डॉक्टर ये कहने का आपका मतलब है कि अगर नेगेटिव आ रहा है और फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जकड़न महसूस हो रही है, तो सिटी स्कैन इज अ बेटर ऑप्शन। और हर समय क्लिनिशियन डॉक्टर के टच में रहें ताकि आपकी डायग्नोसिस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डायग्नोसिस मिस ना हो। हमारी कोशिश यही है, बाकी चीजें एलर्जिक वायरल मैनेजेबल है, लेकिन कोरोना वायरस लंग इंजरी, कोरोना वायरस जीआई इंजरी ये कभी भी गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बेटर ऑप्शन। सर क्या वजह है कि इस बार ये 30-35 के जो उम्र के लोग हैं या 30-40 यानी कि जो थोड़े यंग हैं और उनको ज़्यादा जकड़ रहा है, और अब ये भी कई रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है कि पहले ये फेफड़ों को अगर आप इन्फेक्शन होता भी था तो कम से कम 10 से 12 दिन लगता था, अब तो कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि 24 घंटे में ही पूरे फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो गए और कई की तो मौत हो चुकी है, तो इसका क्या रीज़न आपको लग रहा है? जी देखिए, वृद्ध लोगों में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उससे जागरूकता बढ़ी, वैक्सीन उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया जितनी जागरूकता बढ़ गई, और एल्डरली आपके ये हो गए। यंगस्टर्स को ये समझ में आ गया जिसको हम कहते हैं फॉल्स परसेप्शन कि शायद यंगस्टर्स में कोरोना वायरस की कोई तकलीफ नहीं आएगी, और यंगस्टर्स सबसे ज्यादा मूविंग पॉपुलेशन है, मेट्रो ट्रेवल हो, बस ट्रेवल हो, ऑफिस जाना है, कहीं कुछ करना है तो यंगस्टर्स कर रहे हैं, तो उनके केसेस बढ़े। क्यों बढ़े? इसके कारण समझिए, स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन जो इस वायरस में हुआ, तो फेफड़े में ACE2 रिसेप्टर होता है, ACE2 टाइप 2 रिसेप्टर, कम रिसेप्टर की संख्या भी हो तो ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, तो यंगस्टर्स में इन्फेक्शन इस कारण ज्यादा बढ़ा। आपका सवाल था पिछले साल या पिछले समय 10 दिनों तक लंग इंजरी होने में समय लेता था, इस बार जल्दी क्यों? डॉक्टर एरिक जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ, उन्होंने ऑटोप्सी करी ऐसे मरीजों की और देखा माइक्रोक्लॉट्स, मतलब फेफड़े में जो ब्लड की नलियां होती है उसमें क्लॉट्स जमे, जिसके कारण
लंग डैमेज जल्दी हुआ, मतलब वहां ब्लड सप्लाई बंद हो गया और लंग डैमेज ये फास्ट ज्यादा हो रहा है इस वाले पेशेंट में, इसलिए माइक्रोक्लॉट्स के कारण फेफड़े की इंजरी ज्यादा हुई है। इसी कारण ये बहुत तेजी से डिटेरियोरेट करता है और इस सिचुएशन को नाम दिया हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम, मतलब मरीज हैप्पी है, उसको पता नहीं चल रहा है लेकिन ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हो रहा है। इसीलिए हम लोग सबको रिकमेंड कर रहे हैं घर पे भी रहें, पल्स ऑक्सीमीटर जो मशीन होती है, छोटी सी मशीन है, लगा के ऑक्सीजन की मात्रा चेक करें अगर आपको कोई भी लक्षण आ रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो तो पता चले और जल्दी इंटरवेन किया जाए। बिल्कुल, जल्दी इंटरवेन किया जा सके। बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि ऑक्सीमीटर ज़रूर रखिए, चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि क्या लक्षण हैं और फिर हम उस पर लापरवाही बरतते हैं और इसी वजह से वो आगे चल के सीरियस हम कंडीशन में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सौम्या मुदगल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोचिकित्सक है। बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सौम्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी लोगों के अंदर अब डर भी आ रहा है। पहले तो लापरवाही दिखा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं या फिर जैसे जैसे एक अपने आस पड़ोस या अपने किसी खास को देख रहे हैं तो लोगों में मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एज अ मनोचिकित्सक आप क्या सजेशन देंगी कि क्योंकि अगर आप मेंटल स्ट्रेस से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपके पूरे शरीर पर ये इफेक्ट करेगा। देखिए, पहले तो ऐसा था कि लोग थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे थे, बट जैसे कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उस हालात में अब डर बढ़ता जा रहा है। मीडिया में इतना कवरेज है कि लोगों को एक्चुअली अब ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है, तो डर तो है ही। और फियरफुलनेस एक्चुअली दो तरीके की है। एक तो ये कि अगर लोगों को सिम्टम्स होते हैं तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते या वो उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं या वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें एक डर है कि एडमिट कर लेंगे, क्वारंटीन कर लेंगे। दूसरा डर ऑब्वियसली फियर ऑफ इलनेस ही है कि अगर कोरोना हो गया तो, अगर हम नहीं रहे तो हमें नुकसान हो गया तो। सो दोनों ही सिचुएशन में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फियरफुलनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अगर सिम्टम्स जरा से भी आ रहे हैं तो हर बार सिम्टम्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीवियर कोरोना ही हुआ है। पहले इस बात को कोरोना के बारे में अच्छे से पढ़िए ना, अच्छे से डॉक्टर या बड़े डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रिपोर्ट छापी है या उन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं, वो पढ़िए। आपके मोहल्ले पड़ोस में कौन क्या कह रहा है वो मत सुनिए। क्योंकि कई केसेस होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी देखभाल और रेस्ट करने से घर पे इंसान ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में छोटे लेयर के स्मॉल टाइम के लिए एडमिशन करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि सीवियर कंडीशन होगी कि इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या आईसीयू की जरूरत पड़े। तो एक सिनेरियो सीधा हम आईसीयू में होंगे और हम नहीं बचेंगे वाले से बचना है जी। दूसरा, अगर आपके घर में बच्चे हैं या किसी को एंजाइटी इश्यूज पहले से है या कोई किसी को डर बहुत ज्यादा है, तो राउंड द क्लॉक न्यूज या नेगेटिव न्यूज में ना जाएं। सिर्फ एक बार दिन में न्यूज देख लें कि क्या अपडेट है, कैसे है। या मतलब आपका कह रहे हैं मतलब पॉजिटिव थॉट्स रहने बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स नहीं रहेंगे तो आप शायद इससे और ज़्यादा नेगेटिव जितने होंगे उतनी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। बने रहिए डॉक्टर सौम्या, आपके पास लौटूंगी। अब डॉक्टर दीपक का ज़रा रुक कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक, क्योंकि बच्चों में भी ये अब संक्रमण देखने को मिल रहा है, तो मेरा सवाल एक ये भी है कि कई ऐसे बच्चे हैं, अब बच्चों को तो हम वो चीज़ें नहीं दे सकते जैसे कहा जाता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। बच्चों को ऐसी क्या चीज़ दी जाए, कैसे खिलाया जाए, क्योंकि बच्चों को तो खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है हर चीज़। तो कैसे बच्चों को उनका इम्यून सिस्टम दुरुस्त किया जाए। और ये भी एक सवाल उठता है कि अगर घर में दो लोग पॉजिटिव हैं, बच्चों को कैसे हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो साथ में ही रहते हैं पेरेंट्स के। तो ऐसे में उनका ध्यान किस तरह से रखा जाए? बिल्कुल सही है। जब अगर पेरेंट्स परेशान हैं तो बच्चा भी परेशानी में आएगा। लेकिन भगवान की ये दया दृष्टि है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम यूजली अगर वो उनका न्यूट्रिशनल ठीक है तो इम्यून सिस्टम भी उनका अच्छा ही होता है। तो जो हमारी रोजमर्रा के जो बच्चों के खान पान है, जैसे कोई ब्रेस्ट फीड बेबी है तो उसे ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करें, उसकी फीडिंग अच्छी करें। कोई हाई प्रोटीन डाइट बच्चों को प्रोवाइड की जाए, जो प्रोटीन है। बाकी उनका जो रूटीन खाना पीना है उसको ही बढ़ावा दिया जाए और जंक फूड को थोड़ा अवॉइड किया जाए। बच्चों में यूजली चिड़चिड़ापन बहुत आता है और
अब बच्चों को पेरेंट्स से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर छोटे बच्चों को माँ के साथ अलग करना। बिल्कुल। लेकिन अब इसके साथ ही अब जो परेशानियां हैं हमें उसके साथ रहना है और कोशिश करनी है सिम्टम्स को, जैसा कहा कि हर व्यक्ति में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, कुछ में बहुत ज्यादा होती है, कुछ में थोड़ी कम होती है। तो हमें इस चीज को देखते हुए कि बहुत ज्यादा हम तुरंत डॉक्टर के टच में रहें अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, और परिस्थिति को बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। यही सबसे बड़ी इस समय की जो उपलब्ध संसाधन है उनमें यही किया जा सकता है। तो डॉक्टर दीपक, बच्चों में कैसे हम समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों पे ये भी देखा जो बिल्कुल नवजात होते हैं, जो फिर या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो 1-2 साल के बहुत अच्छे से नहीं बता सकते, तो सर्दी और जकड़न ऐसी होती है, तो क्या इनका भी RT-PCR हो सकता है? और मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चों को तो सिटी स्कैन तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है और क्या पेरेंट्स को सजेशन देंगे कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो सके? देखिए, बच्चों का RT-PCR हो सकता है, एंटीजन टेस्ट हो सकता है, सैंपल लेने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ढंग से सैंपल लेता है, उपयुक्त तरीके से लेता है, तो सैंपल लिया जा सकता है। थोड़ी परेशानी के साथ बच्चों के नॉर्मल सैंपल लेने में परेशानी होती है, तो ये परेशानी होने में भी मतलब सैंपल लेने में परेशानी होती है। तो लेकिन बाकी बच्चों में मैंने बताया, अगर बहुत तेज बुखार है, इरिटेबिलिटी है बच्चों को, उन्हें बता रहे हैं उल्टियां आ रही हैं, अगर कोई रैश, डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कोई रैश पड़ रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, है ना, बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, तो हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। हमें पहली चीज उस समय अगर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, तो पहली चीज को हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम सोचें कि कोविड है या नहीं है। पहली बाकी बीमारियां भी हमें देखनी है, लेकिन फर्स्ट लाइन हमें ये भी देखना चाहिए, कोविड के लिए भी हमें फर्स्ट लाइन देखना है। इसका करते हैं CT स्कैन कराया जा सकता है बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का कराने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पे उनको कराया जा सकता है, CT स्कैन भी कराया जा सकता है। और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन है, CBC है, CRP है, न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ रहे हैं, और आपका D डाइमर की क्या स्टेटस है, IL-6 क्या है, ये सब चीज ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी किए जा सकते हैं। तो ये सब देखते हुए किया जा सकता है बच्चों के लिए भी। बिल्कुल, यानी कि एक्सरे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट रहता ही है। यानी कि पेरेंट्स को ध्यान देना होगा, शुरुआती लक्षण जरा से भी दिख रहे हैं तो उन लक्षणों पे बहुत ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें लक्षणों पे ध्यान देना है। आसपास कोई कोविड पेशेंट है तो हमें और ज्यादा उन पे ध्यान देना है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, और यही इम्यूनिटी की ही बात करें, पहले हम पिछले साल हमने बहुत बात करी थी लगातार कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और उसके बाद से भले ही लोग थोड़े से लापरवाह हुए हों मास्क और सैनिटाइज करने को बीच में, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कुछ लोगों ने किया भी है, लेकिन उसके बावजूद चपेट में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या ये स्ट्रेन और ख़तरनाक है, क्योंकि तो ऐसे में और क्या हमको कैसे और उससे लड़ने के लिए और क्या अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना है कि इससे हम बचाव कर सकें, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी है कि हम तो मास्क लगातार पहन रहे हैं, बाकायदा हम हाथ भी धो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव आ रहे हैं। पब्लिक कनेक्ट का ग्राउंड रियलिटी का सवाल आपने किया है। पहली बात, लोगों का व्यापार बन चुका था मार्केट में, किसी भी चीज में आप देख रहे थे कि इम्यून बूस्टर लिख के आ जा रहा है। मेडिकल साइंस के हिसाब से समझिए, इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने से मतलब है सम अवस्था में रखना है इम्यूनिटी को, ना कि कम हो ना ज्यादा हो। ज्यादा इम्यूनिटी मतलब हाइपर रिएक्टिव इम्यून रिस्पांस ही कोरोना में मरने का कारण है, जिसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। मतलब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो गया और फेफड़े को डैमेज कर दिया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इम्यूनिटी आप बढ़ा नहीं सकते हैं, यस सम अवस्था में ला सकते हैं। मतलब इम्यूनिटी किसी कम हो तो उसको रेज करके इतने लेवल तक ले आए जिसमें आपका प्रोटेक्शन, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। शुद्ध भारतीय भोजन, डॉक्टर साहब बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जंक फूड से बच्चों को बचाओ। मैं कहता हूं मत खिलाओ, शुद्ध भारतीय भोजन खिलाओ, अच्छी नींद लो, प्रॉपर हाइड्रेशन करो, और किसी न किसी फॉर्म में बॉडी को एक्सरसाइज दो। ये तो फिजिकल हो गया। मेंटल लेवल पे पॉजिटिव थिंकिंग का शोध से पेपर पब्लिश हो चुका है कि नेचुरल किलर सेल और अदर डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का स्ट्रांग हो जाता है अगर आपका माइंड फ्रेम पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव होगा, सिर्फ कहने से नहीं पॉजिटिव होता, बी पॉजिटिव करने से पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है और दिनचर्या आपकी अच्छी है, इम्यूनिटी आपकी इस लेवल पे रहेगी कि हल्का फुल्का संक्रमण का लक्षण आएगा और रिकवर हो जाएंगे। जहां तक आपने बात कही मास्क लगाना है, इसके बाद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस पूरे कंट्री में है,
देर सवेर सबको इन्फेक्ट होना है, इससे संक्रमित होना है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए क्षति ना हो, जानलेवा ना हो, अंग की क्षति ना हो, बस इतनी कोशिश कीजिए, सब लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल। बड़ी डॉक्टर सौम्या आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, तो आगे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस पर बचाव किया जा सकता है और क्या कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेन इतना खतरनाक हो रहा है, किस तरह से हम इससे लड़ सकते हैं। इस पर आगे चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1 मास्क लगाएं अब हर एक। 2 गज की दूरी हो। 3 धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन। 4 इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं नए स्ट्रेन की, क्योंकि नया स्ट्रेन काफ़ी भारी पड़ रहा है। केसेस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं और ये नया जो स्ट्रेन है वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में बार बार हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि सतर्कता बेहद ज़रूरी है और खुद अपनी सतर्कता, खुद अपना देखभाल करना ज़रूरी है। जो नियम है उसे फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इससे बचाव कर सकते हैं। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार, डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर दीपक। डॉक्टर सौम्या का रुख करती हूँ। डॉक्टर सौम्या, आप जैसा बता रही थी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जितना नेगेटिविटी है उससे दूर रहे, लेकिन और क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, जिस तरीके से इस वक्त अभी माहौल हो चुका है, जहां से देखो सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है कि कोरोना कोरोना कोरोना। और ऐसे में अपने आप में कैसे बदलाव करें, कैसे सावधानी बरतें और कैसे अपने आप को फ्री, मेंटली स्ट्रेस से फ्री कर सकते हैं? क्या हमें और करना चाहिए? देखिए, मेंटली अपने आप को जैसे कि कहा हमने नेगेटिविटी से बचना है, तो नेगेटिविटी से कैसे बचना है? एक तो कोरोना रिलेटेड डिस्कशंस में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। आप जो भी कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, या अगर आप अकेले भी रहते हैं तो सोशली इंटरैक्टिव रहिए। अगर आप अकेले रहते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को फोन करते रहिए, बात करते रहिए, दिन में किसी ना किसी से बात करते रहिए। ऑनलाइन गेम्स खेल लीजिए, ऑनलाइन लोगों से बात कर लीजिए, कोई हॉबी डेवलप कर लेनी है, कोई सिंपल गेम्स, इतने सारे ऑनलाइन गेम्स होते हैं और कुछ नहीं, बेसिक गेम्स, सुडोकू और ये सब होते हैं, कैरम होते हैं, जो कि आप घर में बैठे खेल सकते हैं, जिससे कि एक तो आपका फैमिली टाइम होता है, उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, क्वालिटी बनी रहती है, इंसान में एंथुसियाज्म बना रहता है। दूसरा ये कि आउटसाइड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा कट डाउन करना है। उतनी ही इंफॉर्मेशन लेने जाइए, डोंट गो आउटसाइड टू फाइंड आउट किसके यहाँ क्या हुआ, बिकॉज वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में हो रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बच्चों के सामने डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि
वो बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों पे। मैम, क्या Sudden आपके death पास तो ऐसे कोई किसी केसेस आए हैं? क्योंकि पिछले साल हमने बहुत केसेस देखे, क्या ऐसे कोई पेशेंट आए जो ठीक तो हो गए लेकिन एक डर सा होता है कोरोना का, वो एकदम दिमाग में छा सा जाता है? क्या ऐसे किसी पेशेंट्स को आपने देखा और कैसे फिर उनका हाँ, ऐसे काफी केसेस आए थे जहाँ पे कोरोना था और उसके बाद भी लोगों को डर लगता रहा। उन्होंने जा के कई बार अपना RT-PCR डिमांड किया, जबकि उनके डॉक्टरों ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे भी केसेस थे जहाँ की बेसिक सर्दी जुकाम हुआ था, उनके 2-2 RT-PCR सब नेगेटिव थे। उसके बावजूद भी उन्हें डर लगता रहता था, वो घर में किसी को नहीं घुसने देते थे, या क्लीनलीनेस रिलेटेड जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स थे वो बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गए थे। तो फियर तो लोगों में है ही, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट वही वाली बात है कि कहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है उस चीज में, या कुछ चीज को मिनिमाइज करना है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा चीजों को मैक्सिमाइज नहीं करना है कि डर बैठे, स्पेशली घर के उन सदस्यों के सामने जैसे कि बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनको इस माहौल में कोप करने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम आप। से उनके लिए हाँ, माहौल आपको अच्छा अंदर रखना बंद होगा। हो गए हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहौल अच्छा रखना होगा जिससे कि कोई अंडर प्रेशर में ना आ जाए। डॉक्टर दीपक, मेरा एक सवाल ये है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जिनको वो इंजेक्शंस लगातार लगते हैं, जो एक टाइम पर लगने चाहिए, वो जो टीकाकरण होता है उनका, क्या उन्हें रोक देना चाहिए इस पीरियड में, या ऐसा ना हो कि हम कोरोना से तो बचाव कर रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए? इस पे बहुत मेरे सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है बच्चों का, वो होना बहुत आवश्यक है। उसे बिल्कुल भी डिले ना करें, समय पे कराएं, जिससे कि उनको और बीमारियों से बचाव मिला रहे। अन्यथा कोरोना से बचाव मिले ना मिले, लेकिन बाकी बीमारियां लगने का डर हमेशा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन समय पर होना, जो टीकाकरण है समय पर होना, वो बहुत आवश्यक है सभी बच्चों के लिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी गाइडलाइंस है, समय पे होना चाहिए। और सभी से अनुरोध भी है कि भाई इस टीकाकरण को डिले ना करें और अपना समय से प्रयास करके लगवा लिया करें। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई थी, अब तो स्थितियां और बदतर हो रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है तो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे कि अगर कोई बड़े लोग हैं, यंग हैं, या उनको तो हम फ़ोन पर कंसल्ट करके बता सकते हैं कि इनको ये दिक्कत हो रही है, लेकिन छोटे बच्चों की चीज़ें कई बार हम नहीं समझा सकते, पेरेंट्स भी नहीं समझा सकते, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जो बच्चों को, जैसे कि आप हैं, आप ही समझ सकते हैं कि इस बच्चे को क्या दिक्कत होगी। कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या डॉक्टर्स लगातार उपलब्ध रहेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे? अभी फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का इलाज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी बात को व्यक्त कई बार नहीं कर पाते हैं। उनको देखना आवश्यक है और फिजिकली देखना आवश्यक है। केवल बातें करने से चीजें पता नहीं चल पाती हैं। हाँ। तो इसमें अभी तक हम लोगों की सभी डॉक्टर्स की पूरी उपलब्धता बनी हुई है। बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, अगर कोरोना बहुत बढ़ता है, गाइडलाइंस में कुछ चेंज होता है, तो फिर उसके हिसाब से टेलीमेडिसिन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन टेलीमेडिसिन किसी चीज का मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रूटीन प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो केवल उस समय के तात्कालिक चीजों में उपलब्ध बेहतर संसाधन हो सकता है। बिल्कुल सही। फेस टू फेस जो देखना होता है बच्चे को, उससे बात करनी, इससे इंटरेक्शन करना होता है, उसकी एग्जामिनेशन करना होता है, ये चीज जो है इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और प्रयास रहता है कि ऐसा किया जाए। यानी अभी जो बातचीत हुई इसमें ये अहम है कि जो वैक्सीनेशन लगना चाहिए बच्चों को वो प्रॉपर होता रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम कोरोना की वजह से किसी और दूसरी प्रॉब्लम को हम जन्म दे दें। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ, डॉक्टर अंशुमान का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल मेरा ये है कि ये अब क्योंकि सुनने को मिलता है, हम जब लोगों से मिलते हैं तो खाने पीने की बात अगर करें, क्योंकि आप कैंसर विशेषज्ञ भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि इतनी बार जागरूक किया जाता है लोगों को स्मोकिंग को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उसके बावजूद लोग सोचते हैं कि जो होना होगा देखा जाएगा, सब भगवान भरोसे है। अभी भी कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, ठंडा पानी पीते हैं, स्मोक की भी बात करें, कहा जाता है फेफड़े खराब होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे?
देखिए, स्वास्थ्य की महत्ता तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब आप बीमार नहीं होते। जब बीमार होते हैं तब समझ में आता है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली गॉड गिफ्टेड हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जागरूकता क्या करनी है? ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। प्रकृति जो आपका जीवन शैली रहे तो उतना अच्छा है, जिसमें मैंने पहले भी बताया, खाने का ध्यान, पानी पीने का ध्यान, आराम जिसको नींद कहते हैं, सफिशिएंट एंड साउंड स्लीप, और बाकी चीजें जो आपके भोजन से निकल चुकी है ऑलमोस्ट, जैसे फास्ट फूड के चक्कर में एक बेसिक चीज है हल्दी, एक इंडियन फैमिली का, इंडियन कुकिंग सिस्टम का कल्चर, जिसके इतने रिसर्च आ गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, P53 हाइपरमेथाइलेशन को रोकता, बहुत सारी चीजें आई। तो उन चीजों को वापस अपनी जीवन शैली में लाइए। एक्सरसाइज, होम बेस्ड एक्सरसाइज जैसे योगासन कीजिए ताकि आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ओबेसिटी कम कीजिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज ना हो, उसके लिए जो नमक की मात्रा है और इन सब चीजों पर ध्यान देना। कहने का मतलब है एक नटशेल में कोरोना के वही प्रिकॉशन है जो आपके जीवन शैली को ठीक करके और एक स्वस्थ व्यक्ति आपको बनाएगा। और आपको भी समझना होगा, स्वास्थ्य और बीमारी में बहुत अंतर है। हम कहते हैं हेल्थ केयर, लेकिन प्रैक्टिकली हॉस्पिटल हमारा सिक केयर होता है, जहाँ बीमारियों का इलाज होता है। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की बात नहीं होती। स्वस्थ आप प्राकृतिक तरीके से हैं, उसको बरकरार रखिए। सर, ये भी बात उठती है कि जब हम, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था, इम्यून सिस्टम वाली बात करी थी, तो उसमें भी ये हो जाता है कि लोग ज़्यादा सब चीज़ के डोज लेने लगते हैं। विटामिन सी की गोलियां अलग खा रहे हैं, आयुर्वेदिक अलग खा रहे हैं, काढ़ा अलग पी रहे हैं, खाने चीज़, वो ओवरडोज भी हो जाता है। तो ऐसे में उनको क्या सलाह देंगे कि किस तरह से इसको खाया जाए? क्या फिर ये भी एक डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको इनटेक किया जाए? बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, आयुष मंत्रालय ने कुछ काढ़े का प्रचार कर दिया और लोगों ने बिना किसी सुपरविजन के काढ़ा इतना पिया कि दालचीनी जो काढ़े में इस्तेमाल कर रहे थे, उससे हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर डैमेज होने लगा। इसलिए आप ये मत समझिए कोई भी चीज अगर असरकारक है तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ये मत समझिएगा आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद का कोई सेवन, काढ़ा या कुछ भी कर रहे हैं तो आसपास उपलब्ध आयुर्वेद के वैद्य से मिलिए, क्वालिफाइड वैद्य को मिलिएगा, किसी व्यापारी को मत मिलिएगा। और उनके संपर्क में, सुपरविजन में आप पूछिए कितनी मात्रा किस चीज की हमें लेनी है, हमारे बॉडी वेट, हमारे इसके हिसाब से। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का अगर आप ओवर एक्सेस करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगी, और इसलिए इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। डॉक्टर सौम्या, अभी कुछ देर पहले जब बच्चों की बात हो रही थी, तो अब बच्चों को कैसे समझाया जाए? बच्चे समझ तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं। अगर कोरोना वायरस के बारे में बता दो तो बच्चे ज़्यादा समझदार हैं फिर भी, लेकिन अब वो बाहर जा नहीं सकते, उनको बाहर भी नहीं जा, अगर ज़्यादा देर फ़ोन पर रहेंगे तो उनकी आंखों पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से उनको रखा जाए? आई थिंक कोरोना ने एक चीज़ तो हमें वापस उस ट्रैक पे पहुंचा दिया है कि हमने इंडोर एक्टिविटीज़ और गेम्स को दोबारा से एंकरेज करना है, जो कि बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा इग्नोर था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो थे वो टीवी पे या वीडियो गेम्स पे टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मोस्ट बच्चों की स्कूल की क्लासेस और कॉलेज की क्लासेस ही होती रहती हैं, तो उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके हॉबीज़ हैं या उनके स्पेसिफिक लाइक एक्टिविटीज़ हैं, किसी बच्चे को डांस करना पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को क्राफ्ट्स करना पसंद है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कैन कीप देम बिजी। और ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा सामान या अरेंजमेंट करना है, ये घर में बैठे बच्चा सीख सकता है। और कुछ नहीं तो एक वीकली और कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है जिसकी वो वीक में प्रैक्टिस कर सकता है। तो उससे क्या है कि बच्चे को एक मोटिवेशन, एक एंथुसियाज्म रहता है कि चलो मुझे करना है, मेरी क्लास होगी, मैं डांस सीखूंगा या मैं गाना गाऊंगी। तो आपने एक बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया है, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जिसमें कि बच्चा खुश भी महसूस कर रहा है। सो एंकरेज देम टू गेट इनटू एक्टिविटीज जो कि उन्हें खुश रखें, जो कि उन्हें इन्वॉल्व रखें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव भी हो कि एंड ऑफ द डे अगर बच्चा कुछ क्राफ्टिंग सीख रहा है तो उसने कुछ बनाया है, उसने कोई स्किल नहीं सीख रहा है तो वो पेंटिंग, चाहे वो पेंटिंग स्किल है तो वो पेंटिंग बना रहा है, या ही और शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर वो
पहले अपनी पढ़ाई के दिनों में नहीं दे पा रहा था, या कोई जी, ओलंपियाड जी। की तैयारी कर सकता है बच्चा, तो आपको बच्चे को उसे एक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क की तरफ उसे एंकरेज करना है, जी। डायरेक्शन दिखाना है। थोड़ा सा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली डिफिकल्ट होता है। इन दैट सिचुएशन पेरेंट्स कैन ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस ऑनलाइन, और आजकल मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली पोस्ट कोरोना लास्ट ईयर। तो अब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां अपने बच्चों को आप इंगेज कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों का एंगेजमेंट उसमें हो। साथ में बच्चों को हाउस होल्ड वर्क में भी अपने साथ एंगेज कीजिए, क्योंकि उससे एक तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे, ठीक है। दूसरा बिजी भी रहेंगे, तीसरा ये कि आपको भी हेल्प मिल रही है। तो ये एक सिस्टम जो है वो आपका नॉर्मल सिस्टम फॉर एवर भी तो स्मूदन आउट करेगा ना। बिल्कुल, और उससे क्या है कि बच्चा भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। बिल्कुल अब सही जैसे कह कि रहे हैं आपने बच्चा कहा, भी ये बहुत रेस्पॉन्सिबल। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। हालांकि पिछले साल से बहुत कुछ सबक लिया है, लेकिन इस बार क्योंकि लापरवाही बढ़ती गई है, इसी वजह से ये हमें और खतरनाक नजर भी आ रहा है। डॉक्टर दीपक, बहुत डर भी है, ये इस डर को भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सारे पेरेंट्स डरे भी हुए हैं क्योंकि खबरें ही ऐसी कुछ आ रही हैं। ऐसे में क्या आपके पास कोई ऐसे बच्चे भी आए जो इससे पॉजिटिव थे, लेकिन पॉजिटिव के बाद वो नेगेटिव हुए और ठीक भी हो गए हैं? तो ऐसी कुछ अगर आपके पास कुछ सजेशन हो या फिर कुछ आप बताना चाहें, जिससे कि क्योंकि मकसद सिर्फ डराना नहीं है, कम से कम एक पॉजिटिविटी भी हो जिससे हम इससे लड़ भी पाएँ, तो ये हम दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, तनाव जीवन का स्थायी भाव नहीं हो सकता। हमेशा ये चीज देखी गई है कि कोई भी तनाव होता है, लेकिन जीवन उसमें से अपनी परिस्थितियां देख लेता है और पनपना शुरू करता है। उसी प्रकार आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहला जो हमें करना चाहिए, भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने चाहिए हर बच्चे को। जैसे हमने दिन का एक छोटा टारगेट फिक्स किया, बच्चों के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, और ये बड़ों के लिए भी लागू होता है। हम जब घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, और तो हमारा स्वाभाविक वो है कि हम इधर उधर भागें, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में हमें हर दिन के लिए एक छोटा टारगेट रखना है कि आज हमें ये काम करना है, हमें एक छोटी सी पेंटिंग बनानी है, हमें आज ये डिश बनानी है। हम अपनी मम्मी से ये अनुरोध करें कि भाई हमें खीर बना के खिलाइए। मम्मी कहे नहीं बेटा, आज हम तुम्हें टिक्की खिला रहे हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो हमारे घर में जो कल्चर हुआ करता था, हम घर में रहते थे, उनको हमें प्रमोट करना है, जिससे एक हेल्दी वातावरण बनता है। और हेल्दी वातावरण जो है वो इस डिजीज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही पहले भी कहा गया था, हम लोग जब छोटे थे तब एक साइंस में निबंध आता था, एक पढ़ने के लिए निबंध रखा जाता था कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हमारे आज के जितने संसाधन हैं, हमारे पास आज के दिन लैपटॉप है, हमारे पास टीवी है, और ये आगे ऑनलाइन गेम्स हैं, सब चीजें हैं, तो हमें इनका जुडिशियस यूज भी करना है। हमें ये नहीं कि इसकी बुराई करते रहना है। हम देख रहे हैं, आज हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इसी वजह से, है ना। इसी प्रकार बच्चे अपने बच्चों के साथ, बाकी जो दूर के उनके दोस्त हैं, उनसे हो सकता है फिजिकली ना मिल पाए, वो इसके साथ थोड़ा मिल सकते हैं, लेकिन उसका हमें टाइम को सीमित करना है। क्योंकि वरना क्या है कि बच्चा केवल लैपटॉप में लग गया या मोबाइल में लग गया, तो उसका जो नेचर है वो बिल्कुल एक तरीके से रुकने का हो जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो हमें उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देना है। हम लोग कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, इस तरीके की यानी फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। घर में ही रहे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। छोटी एक्टिविटी, हम ये नहीं कर रहे कि हम जैसे बैडमिंटन है, दो बच्चे अपना जो घर में है छोटा मोटा जगह है वहां खेल लिए, तो उससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है और आइसोलेशन भी बना रहता है। ठीक है, ये तो रही बच्चों की बात। अब और बात करते हैं डॉक्टर अंशुमान। एक और सवाल ये कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें वापस नहीं हो सकता, हालांकि कई केसेस आए भी हैं, तो ऐसे में इनके लिए क्या सजेशन? दूसरी बात ये है कि अब लास्ट टाइम तो लॉकडाउन हो गया था, अभी भी कई जगह पर वीकेंड लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू हो रहा है, लेकिन लोग वर्किंग हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में उनको क्या सावधानियां और किस तरह से वो अपने आप को बचा पाएंगे? के केसेस बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं, क्योंकि रिकवरी के बाद देखा गया 30 से 40% लोगों में एंटीबॉडी मतलब प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बरकरार नहीं रही। 2 महीने बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया और कोरोना का रीइंफेक्शन हो रहा है। खास करके म्यूटेशन इसको और प्रोन कर रहा है। ऐसे कंडीशन में जो एडवाइजरी है, मास्क लगाना, हाथ धोना और गैदरिंग, भीड़ भाड़ की जगह से
अवॉइड करना है, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, इसको तो पालन करना ही करना है। साथ में वैक्सीनेशन में जिनका नंबर आया वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, उससे गुमराह ना हो। बहुत सारे गुमराह करने वाली बातें चल रही थी। तीसरी बात, सरकार से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब बढ़ाएं और यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन टू ऑल अब चालू करना पड़ेगा, केसेज बहुत बढ़े। सर एक तो बात आगे और आने वाले है, समय ये जो प्लाज्मा की बात की जा रही है, प्लाज्मा जो थेरेपी थी, अब क्योंकि अभी भी हम कई देख रहे हैं कई लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो अगर वो कोई पेशेंट है जो ठीक हो चुका है 3-4 महीने पहले, तो क्या वो वापस मदद कर सकता है किसी की, या क्योंकि ऐसे में तो दोबारा उसको हो जा रहा है, तो इसका क्या फंडा होगा? देखिए, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आप नॉन डॉक्टर होके कितनी साइंटिफिक सवाल आपने पूछा है। प्लाज्मा थेरेपी जब आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को खुद ही हो जा रहा है, तो ये प्लाज्मा कैसे दूसरे को बचाएगा? इंटरनेशनल बहुत सारे इस पे डिबेट और रिसर्च और पेपर पब्लिश हुए कि प्लाज्मा थेरेपी कितना एक्टिव है। जो मरीज अति गंभीर रूप लेते थे, आईसीयू में भर्ती होते थे, उनके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा इतनी हो जाती थी, उसमें माना जाता था ये एंटीबॉडी जाके वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाद में देखा गया कि आईसीयू स्टे या चांस ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब मरने की जो संख्या है, प्लाज्मा देने से कम नहीं हुआ। इसी तरह अनेक दवाइयां ऐसी चल रही हैं जिसका रिसर्च कह रहा है कि ये कारगर नहीं है, लेकिन दवाइयां चल रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही, अगर एंटीबॉडी प्लाज्मा डोनर के शरीर में इटसेल्फ ही नहीं है, खुद अगर ससेप्टेबल है नए इन्फेक्शन के लिए, उसका प्लाज्मा दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अब सर फिर अब यानी कि अब अभी और ये जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, इस वजह से मैं ये सवाल कर रही हूँ। हालांकि सब कुछ विश्वास पे ही कायम है, जो वैक्सीन लगाने के बावजूद वो पॉजिटिव हो रहे हैं, खास तौर से हम वीआईपीज की बात करें, चलिए जो छोटे लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कई बार प्रिकॉशन नहीं रख पाते क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन वीआईपी लोगों की बात करें तो वो काफ़ी अपने आप को ध्यान रखते हैं, वैक्सीन भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज चला जाता है कि अरे भाई उन्होंने तो लगाई, उसके बावजूद वो पॉजिटिव हो गए। से अभी क्लियर किए देता हूँ क्या इसका मतलब। वैक्स की कंपनी ने प्रोटेक्शन रेट अपना बताया 72 से 80%, दो अलग अलग जो कंपनियां हैं जी। मतलब बाकी बचे 30 से लगभग 28% से लेके 20% लोग अभी भी इनसिक्योर हैं, मतलब असुरक्षित है, उनको हो सकता है, ये अलग हो गए। अब दूसरे व्यक्ति जो बचे, वैक्सीन यूजुअली जो एंटीबॉडी तैयार कर आईजीजी और आईजीएम, ये ब्लड के अंदर है, लेकिन थ्रोट में या लंग्स में इन्फेक्ट करने के लिए रोकने की क्षमता आईजीए में होती है। ये वैक्सीन नहीं बना रहा है, तो ये ऐसा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, मतलब थ्रोट में वायरस मिल सकता है, लेकिन उसको बीमारी नहीं, या कोविड बीमारी हुई तो जानलेवा नहीं हुई। वैक्सीन का यही फायदा है। और कितने समय तक एंटीबॉडी इसके बरकरार रहेगी, 1 साल बाद जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा वैक्सीन के, तब हमें पता चलेगा प्रोटेक्शन टाइम कितना लंबा है। वैक्सीन सुरक्षित है, कारगर है, अभी तक रिकमेंडेशन ये है कि आप वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन लगा सकते हैं, कारगर भी है, लेकिन अब ये है कि इसमें तमाम तरह की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दें। डॉक्टर सौम्या, अब ये जिस तरीके से डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया था कि इस वक्त योगा या फिर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं, ख़ास तौर से जो अभी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा नहीं होती है, वो नहीं चाहते कि एक्सरसाइज करें या फिर योग करें। ऐसे में इनको क्या सजेशन देंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त आपको अपने आप को मजबूत करना? देखिए, अंडर सच सर्कमस्टांसेस बड़ा ज़रूरी है कि फिजिकली तो आप एक्टिव रहें, क्योंकि आई थिंक जो पोस्ट कोरोना लास्ट टाइम हमने देखा उसमें सिर्फ बच्चों का, एडल्ट्स का ही नहीं, बच्चों के, हमने ओबेसिटी बच्चों में भी देखी। तो फिजिकल एक्टिविटी तो जितनी कर सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक फिजिकल एक्टिविटी जितनी कर सकते हैं उतनी तो करनी है। साथ में ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, जंक फूड से थोड़ा दूर रहना है, और अपने जो भी आपके अदर मेडिकेशंस चल रहे हैं, चाहे बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अदर्स हैं, उन्हें टाइम से लेते रहना है। फैट को, हाई कैलोरी फूड को थोड़ा अवॉइड ही करते जाना है। और ये सिंपल थंब रूल है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, बिकॉज डिपेंड करेगा किसको कितनी सुविधाएं हैं, कितना कौन बाहर जा सकता है, किसके घर में कितना एरिया है। तो
ठीक है। बेसिक फिजिकल एक्टिविटी तो आप बिल्कुल, योगा, बेसिक स्ट्रेचिंग, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज ये सब। जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि बेहद अहम ये है कि इस वक्त अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है, अपना ध्यान भी रखना है, लापरवाही नहीं बरतना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये साफ तौर से बात है, कोरोना से बचाव का यही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।